अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों को आप देख रहे हैं बराह रास्त 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज की तारीख, आज इस महीने का आखिरी दिन भी है, 30 सितंबर 2022 और जुमे का आज इस हफ्ते का ऑब्वियसली लास्ट शो भी होता है लाइव और फिर उसके बाद हम आप सब बराह रास्त होते हैं पीर से। पाक अमरीका ताल्लुकात को 75 साल हो गए भाई शाहजेब। कल बड़ी तकरीब हुई, कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने जो है वो वहां से खिताब भी किया और उन्होंने बताया कि हमें बड़ी मुश्किलात हुई थी लेकिन इस तरह के मौके पे हम बड़े खुश हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा तूफान भी आया। ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे चल के आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन इस वक्त कल की सबसे बड़ी खबर में से एक खबर, इसके बाद बड़ी मिठाइयां बटी, चचा ने अपनी भतीजी को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज बरी हो गई। बिल्कुल, लेवन फील्ड रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा खत्म कर दी गई है। नायब सदर नून लीग के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की सजाएं कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। नून लीग के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं ऑपोजिशन ऑब्वियसली कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने बड़ा एग्रेसिव उसके ऊपर जो है रिएक्शन दिया, लेकिन मरीम नवाज ने अलबत्ता ये कहा है कि अगर इलेक्शन में मुझे खड़ा होना होगा तो इसका फैसला पार्टी करेगी। अब वो इलेक्शन पर खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं तो आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के अगर चेयरमैन की बात करें, इमरान खान ने इसी हफ्ते इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कॉल देने का इरादा किया है, शेयर किया है। लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल में 8 दिन से एक रोज भी ऊपर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल के साथ साथ हम आखिरी हद तक जाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को NRO 2 के जरिए एक और रिलीफ मिल गया। बिल्कुल, साथ में उन्होंने ये भी फरमाया कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी करना इस बात की दलील है कि इस हुकूमत का मकसद ही यही है कि वो अपने केसेस खत्म कराना चाहती है। तो ये तो रिएक्शन आ रहा है, हम देख रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से। इसके साथ साथ ऑडियो लीक का मामला भी है जिस पर आपको अपडेट भी करना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जबकि जराये के मुताबिक खबर ये सामने आ रही है कि इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक दी जाएगी, जबकि काबीना को ऑडियो लीक की तहकीकात के बारे में भी आगाह किया जाएगा खासतौर से इजलास के अंदर। यस, एब्सोल्युटली। तो देखते हैं ये जो हंगामी इजलास तलब किया गया इसके बाद इसके क्या, ऑब्वियसली खबरों में आपको 92 पे अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन एक और अपडेट जो बहुत अहम है वो है जनाब, कराची भर में डेंगू जो है वबा की सूरत अख्तियार कर गया है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो 2 मरीज जहां बहक हो चुके हैं। रवां साल डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो गई है जनाब। इसके अलावा ये कराची में रवां माह डेंगू केसेस 6727 और रवां साल 9496 हो चुके हैं। शाहजेब, जिस तरीके से सिंध भर में मलेरिया और के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, इस पे तो और भी ज्यादा इस वक्त हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल। मैं गुज़िश्ता रोज हम गए हुए भी थे अपनी टीम के साथ और हमने मुख्तलिफ सिंध के इलाकों का विजिट भी किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, और हम सेवन भी गए, उसके बाद दादू का भी हमने विजिट किया। तो इस वक्त हम ये भी तो देख रहे हैं कि सिंध के काफी इलाकों से पानी का खराज हो रहा है। शाहजेब, क्या हालात थे? क्योंकि आप तो, मैं देख रही थी जब आप सुबह निकल रहे थे शो से पहले ना, तो पूरा जो है वो आपने लगाया था मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह एवरीथिंग, लेकिन वहां पे क्या हालात? क्योंकि ये बहुत जरूरी माया, वहां पर ये हालात हैं कि इस वक्त सेवन में भी 8 से 9 फुट पानी अभी भी है और वहां पर कश्तियों पे सवार होकर हम जो है वो बागे यूसुफ भी गए। वहां पर बहुत सारे लोग भी हैं इस वक्त जो रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने अपना इलाका नहीं छोड़ा क्योंकि वो इलाका थोड़ा ऊंचाई पर है और वहां पर तकरीबन बताया जा रहा है 100 के करीब फैमिलीज वहां पर रह रही हैं और उनके चारों तरफ पानी है, तकरीबन 8 से 10 फुट पानी है। आप लोग किस तरह गए? आप लोगों ने कश्तियों में वहां पर ट्रैवल किया? बिल्कुल, पहले यहाँ से हम हेलीकॉप्टर में सेवन पहुंचे थे, फिर वहां से हमने आगे कश्तियों में सफर किया। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देख रहे थे कि जो बीमारियां हैं, जो वबाई अमराज है, वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। लोग इसी वजह से ज्यादा परेशान है क्योंकि खुराक तो उन तक पहुंच रही है, राशन भी पहुंच रहा है माया, शेल्टर भी उनको मिल रहा है, लेकिन जिस किस्म की बीमारियां वहां पर देख रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान आर्मी कोशिश भी कर रही है, मुख्तलिफ एनजीओ भी कोशिश कर रही है, वहां मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत ज्यादा है मुख्तलिफ किस्म के। जाहिर है जब सैलाब का पानी जमा रहे कहीं पर तो अब क्या क्या वहां परेशानियां आ जाती हैं, आप सबको मालूम है। बहुत सारी बात होगी कि शाहजेब अभी होकर आए, जब भी ये लोग आउटडोर इस तरह की जगह पर होकर आते हैं तो मुझे भी एक इंक्विजिटिव हो जाती हूँ मैं, मुझे भी जरा क्यूरियोसिटी होती है क्या हालात है, क्या हो रहा है वहां पर। तो ये तमाम चीजें आप आगे आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत ने किसानों का
ट्यूबवेलों के मुतालिक मुतालबा तस्लीम कर लिया है। मुल्क भर में किसानों के ट्यूबवेलों की बिजली कनेक्शन 10 अक्टूबर तक मुनक़ता नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने भी ये कहा है कि किसानों के जो दीगर मुतालबात हैं वो भी जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। किसान इत्तेहाद के वफ़द ने वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह साहब से और तारिक बशीर चीमा साहब से जो मुज़ाकरात किए, वो मुज़ाकरात में अभी तक ये कामयाबी उनको मिल चुकी है, लेकिन अभी उनके कुछ दीगर मुतालबात भी हैं जो कि उन्होंने सामने रखे हैं उनके। और किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर धरना दिए रखा है, वो भी जारी है। उसकी क्या अपडेट है, धरना कब तक जारी रहेगा, उनके क्या मजीद मुतालबात हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब ने। चौधरी अनवर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आप लोग के मुतालबात जो आप लोगों ने सामने रखे हैं वफाकी वज़रा के, उसमें क्या मुतालबात थे, क्या मुतालबात मान लिए गए हैं और अभी क्या कुछ बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक मुतालबात का तल्लक है, अभी एक भी मुतालबा नहीं माना। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह हमारे कौन से मुतालबे? ये वजीर आजम का काम है, ये वजीर बिजली पानी का काम है, ये वजीर खजाना काम है। तीनों आदमियों ने मुतालबात हमसे नहीं किए। मुतालबा क्या है? पहला मुतालबा यह है कि ट्यूबवेल का बिल जो असल है, अगर वो 30-40 हज़ार है तो 1 लाख रुपया FPA टैक्स बनते हैं। ये किसानों पे क्यों टैक्स लगाया है? वो हमारी जो फसलें काश्त थी, या वो सैलाब से मारी गई या बारिश से मारी गई। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम ट्यूबवेलों के बिल अदा करें। ये जो DAP खाद इस हुकूमत में हमें 14,000 रुपये फी बोरी तोहफा मिला। मैं आज से 1 महीना पहले हुकूमत को मिल के आया हूँ, जिसमें 4 वजीरों से मिला हूँ, और उनको मैंने कहा कि हमें DAP की ज़रूरत नहीं। आज से पहले SSP खाद जो 1300-1400 रुपये में तैयार होती है और उसके पहाड़ अटक के करीब पड़े हैं फास्फोरस के, वो हमें बनवा के दे दे। तो इनको समझ ही नहीं, कई मिनिस्टरों को SSP खाद का पता ही नहीं था कि वो क्या होती है। फिर मैंने वो बताया वो DAP का नेमल बदल है, वो फास्फोरस खाद होती है, DAP भी फास्फोरस खाद है। तीसरी बात, अच्छा साहब, हमारा बताएं तो सही ना कि सुनने वालों को भी असल मुतालबात हैं क्या? ये असल मुतालबे हैं पे जो ट्यूबवेल का बिल है, अब तो कोई घर वाला भी बिल अदा आसानी से नहीं कर सकता। ट्यूबवेल के बिल जो बिजली हमने इस्तेमाल की है उसकी कीमत ले लें, ये टैक्स हम नहीं देंगे, क्योंकि हम टैक्स देने के काबिल ही नहीं है। इतना बिल पे हो ही नहीं सकता काश्तकार से। ये हमारी मजबूरी। 3 बार इस्लामाबाद गए, 3 बार इन्होंने हमें प्यार दे के वापस कर दिया। तीनों बार कोई इन्होंने हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया। अब मैं इंशाअल्लाह, अगर ये हुकूमत ने मुतालबे ना माने, हुकूमत ने हमारे जायज़ मुतालबे ना माने, हम कहते हैं जो हमारे जायज़ मुतालबे वो मान ले, जो हुकूमत कहती है नाजायज़ मुतालबे वो हम वापस ले लेते हैं। तो फिर पीछे से इतना बड़ा किसानों का रैला लेके इस्लामाबाद पहुंचूंगा और उस वक्त तक बैठूंगा जब तक ये तमाम मुतालबे नहीं माने जाएंगे। और जॉय साहब, खैर हमारे मुल्क के बारे में जितने भी माहिर मुआशियात आते हैं वो यही बताते हैं हमें कि हमारा मुल्क, क्योंकि वैसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर लैंड और हमारे यहाँ किसानों को फैसिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाएंगे, उनको परेशान किया जाएगा, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेहद मुतासर होगा। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो हमें मजीद कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, खासतौर पर इस ज़रई जो है हमारी इस हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से? देखिए जी, गुजारिश है, अगर इन्होंने हमारे मुतालबे ना माने गए और इस मुल्क में जहाँ सैलाब है वहाँ पे तो गंदम काश्त ही नहीं हो सकती। अभी पानी बहुत खड़ा है, गंदम की काश्त अगले अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ पे कपास काश्त थी वहाँ पे इस कदर बारिश हुई कि कपास की फसल सारी बर्बाद हो गई। पानी खड़ा हुआ, कपास का पौधा खुश्क हो गया। अगर इन्होंने हमें कोई सब्सिडी ना दी, अगर ये सिंसियर ना हुए किसानों के साथ और गंदम काश्त कराने में
किसानों की माली तौर पे मदद ना की तो मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, गंदम इनको मुल्क से बाहर से खरीदनी पड़ेगी और इतनी मिकदार में गंदम ये कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। और वो गंदम इस कौम को जब देनी पड़ेगी तो फिर गंदम बाहर से डॉलर में मिलती है, कैद आजम के नोट की तस्वीर में नहीं मिलती। और जब वो बाहर से मंगवाएंगे तब जाके हुकूमत को पता चलेगा कि हमने क्या जुल्म किया। ये इस्लामाबाद बंद कमरों में बैठा है, इसको पता ही नहीं है कि किसान ने, बारिश ने, तूफान ने किसान को तबाह कर दिया। वो नई फसल करने के काश करने के काबिल ही नहीं बचा। तो मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि खुदारा गंदम काश करवा लो। पकड़ रहे हैं जी चौधरी साहब, आपने कहा कि हम पहले भी धरना लेकर आए हैं और अभी भी हम बड़े धरने की इस मुल्क के लिए निकलेंगे, इस कौम के लिए निकलेंगे, ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी निकलेंगे कि अपनी हुकूमत को बचाना है। सही जी जी सही सही। सर ये बताइएगा कि आपके प्रकार के हम 2-3 दफा पहले गए तो उन्होंने जो है ना हमें मीठी मीठी बातें करके भेज दिया। वो क्या मीठी मीठी बातें थी जो आपके साथ की हैं, ताकि वो भी हम जरा सुने, अगर हमें थोड़ा सा बता सकें तो। वो मीठी मीठी बातें थी, ये थी कि वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर है, चूंकि ये मुतालबे जो आपने किए ये वजीर आजम के लेवल के है। जब भी वजीर आजम आएंगे सबसे पहले आपकी मुलाकात करा के हम जिम्मेदार बनते हैं कि ये मुतालबे आपके पूरे आएंगे, करेंगे। अब तो वजीर आजम आ गया है, अब तो वजीर आजम से मुलाकात कराई जाए, अब तो वजीर आजम मुतालबे माने। अगर मैं इस हुकूमत को फिर ये कहता हूँ कि खुदारा काशकार बारिश और तो जो सैलाब है उससे बर्बाद हो गया है। अगर ये बाहर जाके हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद मांगती है, वो काफिर हुकूमत, वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, वो अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर इनको इमदाद दे रहे हैं। ये हमारा तो हक है काश्तकार का कि इसको बीज मुफ्त दे दो, इसको खाद मुफ्त दे दो। सही फरमा रहे चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी उमर साहब, बहुत शुक्रिया। काश कर दे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और वाकई में शादे वाली बात के हमारा किसान जो है अगर है तो पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ है। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने अपने हवाले से जो आपकी आप बीती भी थी वो भी हमसे शेयर की, आगे अपने इरादे भी हमारे साथ आपने जो है वो शेयर किए। अल्लाह करे आप लोगों के भी मसाइल जो हैं वो मसाइल हल होना बहुत जरूरी है और हमारे पूरे मुल्क के हक में है ये बात कि इस वक्त किसान के जो भी मसाइल हैं उनको हल करना से हुकूमत की जिम्मेदारी है। खासतौर पर सैलाब में हालिया बारिशों में हमने देखा है कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो कोई भी सूबा हो। हम सिंध में भी, पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी ये देख रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान को खास तौर पर कम करने के लिए एटलीस्ट उनको फैसिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वफाकी वज़रा उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनके मुतालबात माने जाएं और एटलीस्ट उनसे बात की जाए कि उनके मुतालबात हैं क्या। अच्छा जनाब, कुछ बिजली के भी हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं शाहजेब। बिजली से पहले मैं आपको ये बताऊंगा आप अपनी पंखी भी चलाएं और जम के चलाएं, क्योंकि सुना है कि अगस्त की मद में जो लगने वाला आपकी जो मजीद बिल में आने वाला है उसमें बड़ी कमी आने वाली है। लेकिन ये खुशखबरी इंशाल्लाह ऑफिशियली आपसे होगी। लेकिन अब शाहजेब, कल ना अहमद चुनैद साहब थे हमारे साथ शो पर ना, जब आप आउटडोर शूट करने गए थे, तो उन्होंने कहा आगे आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस किस हक में रखते हैं? पाकिस्तान के रुपए अच्छाई में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की रुपए की जो कीमत इस तरह बेहतर हो रही है, डॉलर कीमत गिर रही है, उससे उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी कि रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है। यस सर, तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि डॉलर मजीद नीचे जाने वाला है। अगर डॉलर नीचे जाएगा तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पर भी आएगा, हमारे कर्जों पर भी आएगा, फिर हमारे पेट्रोलियम मसनूआत पर भी आएगा। और इसका मतलब है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आने का भी कुछ ऐलान किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी। और अगर पेट्रोलियम की कीमतें कम हो गई तो इसका मतलब है कि महंगाई में भी कमी आएगी। लेकिन सवाल इस बात का बनता है कि थोड़ी देर बाद डॉक्टर शराद बार हमारे साथ होंगे, तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई में कम हो रहा है या ये हमारे लिए इसको जो है वो कैमोफ्लेज किया गया है या इसको क्रिएट किया गया है। इसके और बहुत सारी बातों के जो है सवालात हम करेंगे। हमारे साथ माहिर मर्शियात शुजात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। शुक्र, गुड मॉर्निंग।
शरद भाई, क्या सिनेरियो चल रहा है अभी? मैंने ना बड़ी शरारती सवाल कर लिया कि क्या वाकई में डॉलर की जो है वो कदर कम हो रही है और पाकिस्तान की नोट की जो है वो कदर बढ़ रही है, या ये क्रिएट किया जा रहा है? जी देखिए, इसका मैं भी बड़ा क्लियर और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है और आपको, आपके लिए भी और आपके नाज़रीन के लिए भी, कि देखें क्या पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एकदम से बढ़ गई हैं, या क्या एकदम से पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई इतनी आ गई है कि रुपए की वैल्यू कम हुई है। तो जो रुपए की वैल्यू बढ़ी है जिसकी वजह से, तो रुपए की वैल्यू जो बढ़ी है, जब इसाक डार साहब आए हैं यहाँ पे, जो 7-8 रुपए हमारा रुपया बेहतर हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि ये सारे सेंटिमेंट्स थे, लोगों के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से, कि जी इसाक डार साहब आ गए हैं तो शायद अब ये इकोनॉमी को संभाला दें, शायद ये चीज़ों को बेहतर करें। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से आपके रुपए की वैल्यू में बेहतरी आई है। वरना अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल जूं का तू है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रुपए की वैल्यू अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते रहेगी, या फिर ये 6 महीने तक इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा और रुपए की वैल्यू बतदरीज बढ़ती रहेगी, डॉलर की वैल्यू कम होगी और हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो इसका स्ट्रेट वे जवाब है नो। इसाक डार साहब कोई सुपरमैन तो नहीं है कि जो आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर देंगे या आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फौरन बेहतर कर देंगे। ये पहले भी लोग कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे कि पिछले चंद दिनों में थोड़ा सा रुपए की वैल्यू को खुद गिराया गया, पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे कम हुई लेकिन उनको पास ऑन नहीं किया गया, अवाम के ऊपर अवाम की दूसरी प्राइसेस को कम नहीं किया गया। रीजन ये थी कि ग्राउंड बनाया जा रहा था ताकि जब इसाक डार साहब आए तो एक थोड़ी सी रुपए की कदर में भी बेहतरी आए। और अब आने वाले चंद दिनों में आप खुद देख लीजिएगा कि पेट्रोलियम की प्राइसेस भी कुछ थोड़ी सी कम कर दी जाएंगी और ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि इसाक डार साहब के आने से मईशत बेहतर हो गई है। लेकिन सिंपल एक बात है कि मईशत कोई T20 का मैच नहीं है। ये एक शख्स आएगा, वो 4-5 छक्के मारेगा और आपकी जो इकोनॉमी में बेहतर हो जाएगी। अगर आप इसको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में भी देखेंगे तो ये टेस्ट मैच है, पिच पे खड़ा होना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों की बेहतरी की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक अननेसेसरी ये कहा जा रहा है कि इसाक डार साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बहुत ज्यादा ही कुछ हाइप क्रिएट कर दी गई है। और सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में आप कह रहे हैं कि कमी आना पॉसिबल है, अगर कमी आ जाती है, जब महंगा होता है पेट्रोल तो हम देखते हैं कि कीमतों में बेहद इजाफा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। हम एक अवामी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, लोग ये परेशान होते हैं कि जब पेट्रोल 1 रुपए 2 रुपए भी बढ़ता है तो ओवरऑल हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब उसकी कीमत कम होती है तो फिर हम वो इजाफा जो हुआ होता है उसमें कमी कोई नहीं देखते, फिर जो महंगाई हो गई बस हो गई। तो क्या कोई महंगाई में कमी का इम्कान है? देखिए, मैंने आपके नाज़रीन के लिए पिछले 30 साल का डेटा रात को निकाला और मैंने उसका एनालिसिस किया और फिर मैंने ये देखा कि क्या जब पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हुई तो हमारी महंगाई कितनी कम हुई। और ये कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो बिल्कुल बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जब भी पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हुई है तो महंगाई में शायद कोई बिल्कुल जर्रा बराबर, रत्ती बराबर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि जब गवर्नमेंट ने पुश किया और कुछ सर्टेन सेक्टर्स को जबरदस्ती कहा गया कि आप अपनी प्राइसेस को कम करें। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं, कॉस्ट के बढ़ने से हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही प्राइसेस कम होती हैं तो उसके मुताबिक प्राइसेस को एडजस्ट नहीं किया जाता और अब भी ऐसे ही होगा। हाँ, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये जरूर आ जाएगा कि जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो पेट्रोल खरीदते हैं या जो दूसरी चीजें, तो उनको डायरेक्ट उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली शायद इसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और भी शरद भाई, सर आपने बताया अभी शुरू में कि ये ऑब्वियसली इसाक डार साहब के आने का एक कोई खुशी भी थी, एक इमोशनल भी था कि भाई कि वो आ रहे हैं तो बेहतर होगा। एक सवाल जहन में आ रहा है क्योंकि कल हमारे साथ अहमद चौधरी साहब भी थे, उन्होंने कहा कि इस तरह हमने उनसे पूछा कि स्टॉक मार्केट में भी जो है वो बहुत अच्छे उठी हुई मार्केट थी, गिरी भी नहीं और इस तरीके से। तो सारी सिचुएशन जो आई है उसमें ये भी एक एस्पेक्ट है कि बिजनेसमैन जितने भी हैं बाहर के जो सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, उनका इसाक डार साहब के साथ एक अच्छा रिलेशन है या एक अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है ये सब मसनूई तौर पर हो रहा है, ये असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी शातिर, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसाक डार साहब का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है बिजनेसमैन में भी और उनके बारे में एक पॉजिटिव राय पाई जाती है जो आपकी बिलउमूम लोगों में।
और यही वो पॉजिटिव एक रीजन थी, और उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ने भी खुद मैनेज किया चीजों को, तो एक हमें बेहतरी नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बेहतरी लॉन्ग टर्म रहेगी, क्या ये बेहतरी अगले 2, 4, 6 महीने या 2 साल तक रहेगी? तो इसमें कोई पिक्चर बड़ी ब्लीक नजर आती है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद 4-6 महीने के लिए इलेक्शन तक तो चीजों को मैनेज कर लिया जाए, और मैनेज भी इस तरह से कर लिया जाए कि उसको शॉर्ट टर्म में बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म लॉसेस कर दिए जाएं। माजी में भी पहले ऐसे हो चुका है कि आपने रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए आपने आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू को एक जगह पे रखा, बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स को फिर उसको बहुत ड्रास्टिकली डीवैल्यू करना पड़ा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इकोनॉमी को कुछ स्टेरॉइड्स लगा के आर्टिफिशियली कुछ चीजें करके। अच्छा, और शुजात भाई एक लास्ट बात मुझे बता देगा, जिस तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, अभी हमारे किसान इत्तेहाद से भी बात हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेहद मुतासर है सैलाब के बाद, ज़राई ज़मीन है हमारी, और हम जिस तरीके से मुतासर हो चुके हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बल्कि ये बताया भी जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से, और यकीन तौर पर आप भी हमें इस पर डिटेल्स बताएंगे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना मुतासर हो गया तो मुल्क की जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी और हमारी इंपोर्ट में इजाफा हो जाएगा, और इंपोर्ट में इजाफा हो गया तो फिर एक बार फिर हम मुल्क में महंगाई भी देखेंगे और फिर हमारी मईशत बेहतर होती तो कहीं नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखें आपको हो सकता है वीट भी इंपोर्ट करनी पड़े, आपको कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़े, और भी बहुत सारी चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जो कि आमतौर पे आप बहुत कम करते हैं या नहीं करते। तो डेफिनेटली आपका जो एक्सटर्नल अकाउंट्स है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी में आपके रुपए की वैल्यू और मजीद कम हो जाएगी। अगर इसको नेचुरली मैनेज किया जाएगा तो शायद ये 250 बड़ी आसानी से ये क्रॉस कर जाएगा। तो जो मौजूदा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है या इकोनॉमिक इंडिकेशन जो इंडिकेटर्स जो है वो कोई बहुत ज्यादा हमें ये नहीं बता, उनकी अगर रूह से हम देखें तो चीजें को बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आती, और ऐसा नहीं लगता कि इसाक डार साहब को बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर पाएंगे इकोनॉमी में। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक माहिर माशियात साथ थे। एज थैंक यू सो मच, आप वक्त निकाला शुजात भाई, और हमेशा बहुत ही एक आम फहम जबान में हमें समझाया, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जबान नहीं समझती, एक आम सी इंसान हूँ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। आने वाले जो दिन हैं वो देखते पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर होंगे, लेकिन दुआ कर सकते हैं डिप्रेशन कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। तो रहिएगा हमारे साथ, शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और प्रोग्राम में जैसा कि माया ने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि किस तरीके से डिप्रेशन भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, और इसके बारे में एक रिपोर्ट भी सामने आई है। मुलाजमीन में डिप्रेशन कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, ना सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमारे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने यह खबरदार किया है माया, और आलमी इदारा सेहत ने इस हवाले से इस पर अब जोर देने की भी बात उठाई है कि इदारा सेहत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनत कश तबके के हवाले से इस मौजू को जो है वो सरेआम सबके सामने शेयर करना इसलिए मुनासिब समझा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमी एक तो इफेक्ट हो रही है, दूसरा ये कि डिप्रेशन से आपकी मेंटल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ खराब होती है, एंड देन थर्डली वो फिर रिफ्लेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप्स पे, आपकी आमदनी पर, और फिर बड़े पिक्चर में देखा जाए तो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनतकश तबके की जहनी सेहत के तहफ्फुज पर जोर दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी में बेहद इजाफा हो रहा है। खासतौर पर आलमी मईशत को सालाना $1 खरब का नुकसान पहुंच रहा है इस वजह से, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि डिप्रेशन से भी $1 खरब का नुकसान पहुंच सकता है। इट मेक सेंस शाज़िब कि अगर आपका काम करने वाला जो एम्प्लॉई है वो ही अगर डिप्रेशन में होगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो कितना कंस्ट्रक्टिव होगा। यस, हमारे साथ अभी एक मौजूद है इसी मौजू पे बात करने के लिए डॉक्टर मोइज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? दोनों को बहुत बहुत सलाम, और तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल के महीने की मुबारकबाद। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आलमी इदारे सेहत ने ये नई रिपोर्ट जो है वो शाया की है, शेयर किए हैं कि दुनिया में तर्ज जिंदगी जितना तेज हो रहा है, ऑब्वियसली चेंजेस आ रही हैं, एवरी डे देयर आर बिग चेंजेस, कुछ लोग इवॉल्व होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन वाकई मुलाजमीन में डिप्रेशन क्या आपकी नजर में बढ़ रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिंदगी में जब भी इंसान को एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ वो कोशिश करेगा कि आज मेरी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कल और बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मेरा घर अच्छा हो, तो उसके लिए उसको जिद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। अब इंसान की अपनी इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो हमेशा टकराती है माहौल से या माशरे से या माशरे में होने वाली तब्दीलियों से। तो मगरिब में तो ये ठीक है कि जी एक बहुत बड़ा उन्होंने काउंटर इस चीज़ को कुछ सालों पहले तो ये किया था कि उन्होंने कहा था कि जी हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो हर साल वेकेशन पे जाए। 2 वीक की वेकेशंस कंपलसरी इंग्लैंड में होती थी। जापान ने ये किया कि जी हमारी कॉफ़ी ब्रेक को रिप्लेस किया मेडिटेशन की ब्रेक से। तो जापान की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो है वो ब्रेक देती है आपको, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो जाके मेडिटेशन करते हैं ताकि वो काउंटर कर सके उस स्ट्रेस का जो कि इस तेज रफ्तार जिंदगी की वजह से पैदा होती है। जब स्ट्रेस होता है वही स्ट्रेस या तो इंसान के अंदर बेचैनी यानी एंजाइटी पैदा करता है, या फिर वो जब नाकाम होता है या वो लड़ते लड़ते थक जाता है या वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकता, उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता, तो वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। अच्छा, डिप्रेशन के मरीज में सोचने समझने की और फैसले करने की सलाहियत कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बेयकीनी की एक कैफियत होती है, उम्मीद खत्म हो जाती है। ये उसकी अपनी जाती परफॉर्मेंस पे असर करती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 100 डिप्रेशन में मुब्तला है, तो जाहिर है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10% भी काम हो गई तो अरबों रुपए की बात है। सेकेंडली, ये वो डिप्रेशन है जिसका पता नहीं चलता। एक तो होता है क्लिनिकली डिप्रेस्ड आदमी, जिसमें इंसान के बहुत सारे साइंस नजर आते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। ये डिप्रेशन जो होता है ये जिंदगी में उन चीजों को हासिल ना करने की वजह से होता है और ये पता नहीं चलता। अच्छा, वही शख्स जब घर जाता है तो वो डिप्रेस होता हुआ आता है। डिप्रेशन में छोटी चीज, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां बहुत छोटी लगती है। अजीबोगरीब मसला होता है जिसकी वजह से उसके अपने रिश्ते, औलाद के साथ ताल्लुक, अपनी बीवी या शौहर के साथ ताल्लुक, दोस्तों के साथ ताल्लुक वो खराब हो जाता है, एंटी सोशल हो जाता है, कमरे में ज्यादा वक्त गुजारता है। तो डिप्रेशन एक ऐसा लूप है कि एक दफा एक शख्स फंस जाए तो वो मुसलसल उसी के अंदर घूमता रहता है और दिन ब दिन उसकी अपनी कारकर्दगी और सलाहियत मुतासिर होती है। सही कह रहे हैं। और खासतौर पे जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं या किसी इदारे की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर एम्प्लॉइज डिप्रेशन का शिकार हों या वो सही तरीके से काम ना कर सकें तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी पर नहीं आता डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ अगर हम बड़े स्केल पर बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमी पर आएगा, क्योंकि यही तमाम कंपनीज, यही तमाम बिजनेस और यही सब कुछ तो इम्पैक्ट डालता है हमारे मुल्क की मईशत पर। देखिए, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमने बहुत ट्रेनिंग्स दी है। उसमें हमने नोटिस किया है, खासकर जो सेल्स के लोग होते हैं, देखें कमाऊ पूत कौन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? सेल्स के लोग। कमाई वो करते हैं और उस कमाई की वजह से सबको तनख्वाह मिलती है। जब सेल्स का बंदा रिजेक्ट होता है, बार बार क्लाइंट मना कर देता है या कोई वजह से कि सेल्स के टारगेट पूरे नहीं होते, तो वो सबसे पहले वो डिप्रेशन में जाता है। जब वो डिप्रेशन में जाता है तो ओवरऑल वो अफेक्ट होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलता है। अब इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन जब अफेक्ट होती है, उसका डाउनफॉल आता है या उसकी इनकम में कमी आती है तो वो टैक्स कम देगा। जब टैक्स कम देगा तो मुल्क की मईशत में पैसा कम आएगा। तो आप देखिए कलेक्टिवली कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा खतरा है। और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो सेठ कंपनी है, एक तो मल्टीनेशनल है, एक सेठ कंपनी होती है। सेठ कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती ट्रेनिंग्स में। सेठ कंपनी जो है वो डंडे के जोर पे चलाती है। अब तो एम्प्लॉई है, वो बेचारा मर रहा है, उसके घर के हालात क्या है, घर में बिजली नहीं है, प्रॉब्लम है, बिल ज्यादा आ गया, मगर वो मजबूर है, उसको पता है जॉब कहीं और नहीं मिलेगी, तो वो यही मजबूरी के, तो उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। इंसान ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करता है ना, ग्रो करने के लिए उसकी मुसलसल तरबियत और ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग सेठ कंपनीज में आजकल अवेलेबल नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती, कुछ कंपनीज करती है। मगर मल्टीनेशनल में देखिए उनकी तरक्की का राज क्या, उनकी तरक्की का राज ये है कि वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो हर साल मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में डालकर अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड करती रहती है। आपके पास एक कंप्यूटर अब पुराना हो गया, फोन आपके पास पुराना हो गया, आप अपग्रेड इसलिए करते हैं कि आप उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। तो आई विश हमारे मुल्क में, क्योंकि हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम वैसे ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है, कम से कम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पे काम करे कि उनके एम्प्लॉयज को, अगर उनको डिप्रेशन लग रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, टारगेट बहुत बड़े बड़े दिए हैं, तो उसके लिए सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का अपने।
बिल्कुल ठीक था। यानी कि डॉक्टर साहब अब हम कह रहे हैं कि इस तरीके से मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों के प्रोडक्टिविटी पे बहुत तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो क्या डॉक्टर साहब वही प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी एक आम औरत के लिए जो घर में है, जो काम भी करती है, घर का भी देखती है, उसके लिए शायद, क्या मैं गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, आमतौर पर हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ का सेक्टर की अवेयरनेस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो खातून घर में काम करती है वो पूरे घर को भी संभाल रही है, बजट को भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है। जब शौहर आता है डिप्रेस या एंजाइटी लेके आता है और वो नेगेटिव बात करता है, तो औरत जो ऑलरेडी एक देखें, घर एक इंस्टीट्यूशन, एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है ना, उसमें मल्टीपल चीजें, कपड़े धोना, फला काम करना, कुकिंग करना, सफाई करना, बच्चों का ख्याल रखना, तमाम चीज, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उसकी वो हेड है। तो वो अफेक्ट जो होता है शौहर की बातों का, या अगर वो खुद वर्किंग है, वो उसके पूरे घर के माहौल पे होता है। और अनफॉर्चुनेटली औरत की मेंटल हेल्थ का ख्याल किसी को नहीं है। एक ही लफ्ज आ जाता है, माँ से बात करेंगी सब्र करो। अच्छा भाई, सब्र उस वक्त किया जाता है जब इंसान के पास इख्तियार हो और वो किसी आला मकसद के लिए अमल ना करे। मगर जब इंसान मजबूर हो, उसे सब्र नहीं कहते। मजबूरी में सब्र नहीं होता, इख्तियार में सब्र होता है। तो यहाँ औरत मजबूर है कि जाहिर है शौहर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ना किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ना उसको बताया जाता है कि तुम जाओ किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओ, जाके कुछ सेशन लो। आजकल तो ऑनलाइन बड़ा आसान हो गया है सेशन लेना, घर बैठे लेते, मगर ये अवेयरनेस ही नहीं। अवेयरनेस ही नहीं, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और हमेशा की तरह एक ऐसे मौजू पर आपने थोड़ी सी रहनुमाई फरमाई। ऑब्वियसली वक्त की कमी भी होती है, बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन देन अगेन जो हम कर सकते हैं, आपके साथ वक्त गुजार सकते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड वन। यहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा सा वक्त लेते हैं, शाहजेब उर्माया कर रहे हैं आपका इंतजार। शाहजेब उर्माया के साथ रहने का भी शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं और आज बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना एक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके दो किरदार, बहुत अहम किरदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब औरत के जो बाप होता है, बाप के बाद उसके भाई होते हैं, भाई, शौहर, शौहर, बेटा और बेटा, ये तमाम वो रिश्ते होते हैं जिस पे वो कहीं ना कहीं इमोशनली, फाइनेंशियली डिपेंड करती है। लेकिन शौहर होने के बाद उसका सब कुछ वो शौहर हो जाता है, और जब शौहर चला जाए तो फिर एक औरत को अगर खड़ा होना हो अपने पैरों पर तो वो आसान नहीं होता। शायद बिल्कुल ऐसा ही। और हम जिस खातून का जिक्र कर रहे हैं, इनका ताल्लुक कराची से है। गुलनाज ने शौहर की वफात के बाद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और कामयाबी से खड़ी हुई, हिम्मत से खड़ी हुई, आगे बढ़ी, जिंदगी का मुकाबला किया, आंखों में आंखें डालकर सख्त फैसले लिए, रिस्क हलाल कमाने के लिए सड़क पर आई और दाल चावल का स्टॉल उन्होंने लगाया। ये फैसला उन्होंने किया। उनका बेटी जो उनकी हैं वो भी उनका साथ देती हैं, और खासतौर पर उन्होंने कोशिश ये की कि एक फैक्ट्री के सामने ये स्टॉल लगाया जाए। उसकी वजूहत ये बिल्कुल कि मजदूर तबका है, या वो हमारा तबका है जो खासतौर पर कम आमदनी वाला तबका है और उनको खाना खाना होता है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो अपने दोपहर को, अपने जो दोपहर का खाना है वो इजीली खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल था, उनकी क्या कहानी है, आज अपनी साहबजादी के साथ मौजूद है गुलनाज और उनकी बेटी। हाँ, जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रोग्राम में आपका। गुलनाज, आप कुछ बताना चाहेंगी अपनी कहानी के बारे में? जी, मेरे शौहर की डेथ के बाद मैंने संडे बाजार जो डिफेंस में लगा करता था, वहाँ पे ये फूड कोर्ट में स्टॉल शुरू किया था। जी, काफ़ी 6-7 साल मैंने वहाँ चलाया। उसके बाद वो डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया वहाँ DHA वालों ने। तो उसके बाद मैं घर से ही काम करती रही। तो उसके बाद जाहिर है आजकल प्रॉब्लम है, आपको पता है महंगाई के दौर है और गुज़ारोक़ात ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने फैसला किया कि दोबारा से ही शुरू किया जाए। फिर मैंने काफ़ी सर्वे किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये लगा कि जिससे कि मैं दूसरों की मदद भी कर सकूँ और अपनी गुज़ारोक़ात भी कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने इसका 70 रुपीज़ में सिर्फ दाल चावल नहीं, मेरे पास एक मुर्ग छोले भी होते हैं, इसमें सिर्फ छोले होते हैं, और एक सरप्राइज मेन्यू में एक डिश और होती है। अच्छा, वो सरप्राइज होती है किसी भी दिन। हाँ, किसी दिन कड़ी होती है, किसी दिन मटर कीमा या सब्जी, वो सरप्राइज मेन्यू होता है मेरा। अच्छा, गुलनाज, क्या आपने कब फैसला किया कि अब आपको ये खुद से काम करना है सारा?
तकरीबन मैंने कुछ दिनों पहले यही फैसला किया है, मैंने काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि मैं इस फील्ड में पहले से थी, मुझे कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी कर लेती हूँ अच्छा। जी। तो मैं लेकिन आपके शौहर का अगर इजाजत हो तो पूछ सकती हूँ, इंतकाल कब हुआ? 2006 में 2006 में हुआ। जी, बच्चे छोटे थे। वही मैं कह रही हूँ, टाइम लगा ना दोबारा से पहले मैं नर्सिंग फील्ड में थी। अच्छा जी, नर्सिंग में थी मैं, डॉक्टर नुजरत कमाल के साथ, कमाल हॉस्पिटल में। अच्छा जी, डॉक्टर कमालुद्दीन खान जो है ENT स्पेशलिस्ट। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ी हुई थी। बच्चे छोटे थे लेकिन अपने पैरों पे खड़ी हुई थी। जाहिर आसान नहीं होता, आप छोड़ भी नहीं सकते सब कुछ। तो नेहा तो बहुत छोटी होगी उस वक्त? जी, नेहा बहुत छोटी थी, काफी छोटी थी, 4 साल की थी। 4 साल की थी। तो कैसा लग रहा था उस वक्त? ऑब्वियसली अम्मी काम पे भी जा रही हैं और घर भी देख रही हैं, और बहन भाई कितने हैं आप लोग सब? 3, हम लोग 3 बहन भाई हैं। अब्बू की डेथ के बाद फिर अम्मी ने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि इद्दत में बैठना था, लेकिन जब इद्दत से निकली तो अम्मी के पैरों ने काम करना छोड़ दिया था। पैरों ने काम करना छोड़ दिया, नहीं चल पाती थी, पैरालाइज की तरफ थोड़ी चली गई थी क्योंकि डॉक्टर्स ने सही वक्त पे इलाज नहीं कर पाए। उस वक्त प्रॉब्लम थी, कह रहे हैं अगर वो 5 लाख का एक इंजेक्शन आता है, अगर वो लग जाता ना तो शायद उससे हो जाता, लेकिन 5 लाख इकट्ठे करना किसी इंसान के लिए। और कितनी पुरानी बात है ये वाली आपकी? तकरीबन 13-14 साल हो गए। जब उस वक्त तो और भी ज्यादा बड़ी, मतलब बड़ी रकम थी। 5 लाख। कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैरों से कुछ हुई है, लेकिन जहनी और हाथ पैर अल्हम्दुलिल्लाह संभाल वो है, मैं वो कर सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल है खास तौर पर एक खातून के लिए? जाहिर बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो ऑलरेडी आपके चैलेंजेस थे अपनी लाइफ के भी, और फिर जब आप इस मुआशरे में बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, फिर आपकी नीयत भी माशाल्लाह ऐसी थी कि दूसरों की मदद भी करनी है, फिर इस तरीके से आपने खाना अपना जो है वो उसको सेल आउट भी करना है। ऐसे में चैलेंजेस क्या है आपको खास तौर पर? चैलेंजेस यह है कि मेरे पास एक तो कोई जगह नहीं थी अवेलेबल, सबसे बड़ी दुकान होती, कोई जगह होती। जी बिल्कुल कुछ वो नहीं था। फिर मैंने ये फूड कार्ड लिया रेंट पे, ये भी मैं रेंट पर चला ले रही हूँ। अच्छा। जी, और फिर जाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है खाने सामान की, सबसे बड़ी बात वो होती है। अभी भी आप इसका रेंट देती हैं? जी जी बिल्कुल। कितना रेंट है इसका? इसका तकरीबन 15,000। और अगर ये खरीदा जाए तो कितने का मिल जाता है? ये तकरीबन 4 लाख का पड़ रहा है। ये स्टॉल जो है? हाँ, स्टॉल जो 3 to 4 लाख का मिल जाता है। फूड कार्ड जो ना 15,000 इसके? 15,000 रेंट? जी। ये जगह के हैं, ये सिर्फ फूड कार्ड? फूड कार्ड। तो आपको जगह पे लगाने में प्रॉब्लम नहीं की लोगों ने? तंग नहीं किया? नहीं खड़ी कर सकते? नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ के जो मजदूर वगैरह जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि आप इस तरह के खातून लेकर अच्छा आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स होता है। आप देखिए हालात क्या चल रहे हैं, बहुत खराब हालात हैं, और वो उनके पास ज्यादा 25-30 हजार सैलरी है, उनके पास क्या है, क्या बात। और महीने के एंड में उनके पास तकरीबन कुछ नहीं होता। मैंने उन दिनों में अंदाजा लगा लिया कि क्या हालात हैं उनके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वाकई बिल्कुल कुछ नहीं होता, लेकिन मैं उस चीज को वो करती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं किसी को नहीं खिला सकती, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। मैं थोड़ी सी अगर किसी, तो ये जो खाना है जरा इसके बारे में बताएं, ये आप घर पे तैयार करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सब कुछ तैयार करके आई हूँ। अच्छा, क्या क्या तैयार किया आज हमें बताएं? अभी मैंने वो छोले बना के सब तैयार कर दिए, मुख छोले और राइस, और मेरी दाल होती है हैदराबाद। सरप्राइज में क्या है? सरप्राइज में आलू मटर कीमा होगा। अरे वाह, जुमे के दिन आलू मटर कीमा, क्या बात है, जबरदस्त। तो आपके कैसे लोग क्या तारीफ करते हैं कि क्या कैसा लगता है? दाल चावल डिफेंस में बड़े मशहूर थे, बहुत। अच्छा। इतने ज्यादा थे, इतने फेमस थे कि फवाद खान और ये लोग सिर्फ संडे को मेरे सिर्फ दाल चावल खाने ये लोग आया करते थे। अच्छा जी। और मैं उसके साथ बनाती थी हरी मिर्च का सालन जो हैदराबादी होता है। वाह वाह, क्या बात। अभी क्या लोकेशन है आपकी एग्जैक्टली? हाँ। अभी मेरी लोकेशन है राशिद मिनहास रोड पे, लकीवन मॉल के अपोजिट बिल्कुल सामने। अच्छा, यूबीएल कॉम्प्लेक्स की तरफ। इनका ही एक फैक्ट्री है, उसके बिल्कुल अपोजिट सामने लकीवन मॉल। अच्छा, वहाँ पे तो काफी इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, और नेहा आप क्या करती हैं? आप अम्मी का हाथ बटाती हैं, साथ पढ़ती भी हैं, क्या करती हो? मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था, फिर मैं प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने, अम्मी ने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इनका हाथ बटाना जरूरी था, क्योंकि और कोई नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे से उठे 4 बजे से उठ के सारा काम समेट के, क्योंकि अभी हम जाके फिर सबमिट करके फिर हमें वहाँ जाना है, वगैरह पढ़ती है। उसके बाद में जो जुमे का दिन है, वैसे भी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत दी हुई। इसलिए इजाजत से आपका नंबर लेना चाहूंगी। आप ऑर्डर्स भी लेती हैं? जी जी, हमारा फेसबुक पेज भी है। फेसबुक पेज भी है, आप इजाजत देती हैं? आपका नंबर में आपने दिया है 0312, इनका नंबर है 0312 281 3169। किस नाम से है फेसबुक पे? आपा का किचन।
आपा का किचन। आपा का किचन। अच्छा, और आपा का किचन में हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो रेडी है वो ही डिलीवर करवा सकते हैं? जो आप ऑर्डर करना चाहें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बता सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और क्या किस किस तरह के खाने और पकवान आप बना लेती हैं? कितने अफराद का बना लेती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बना लेती हूँ। दम का कीमा बहुत बेहतरीन बनाती हूँ, कढ़ाई बनाती हूँ, कौरमा बनाती हूँ, अच्छा, बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा जी। और डबल का मीठा बनाती हैं? जी बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, बेकिंग्स का भी बेकिंग भी कर है, लेती हूँ पिज्जा, बर्गर, जिंगर पिज्जा मैं बर्गर, बेहतरीन बनाती हूँ अपने। अच्छा। ये घर में ही तैयार। हम लोग मेरे आदत बच्चे जो है पड़ी बाहर का पिज्जा नहीं खाते, नहीं अच्छा, करते घर के। घर का खाते हैं। वेरी नाइस, ट्राई करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल है ना? हम तो बिल्कुल Most ट्राई करें। welcome, क्योंकि most welcome। कराची वालों को स्पाइसीज बहुत पसंद होती है। एक स्पेशल टच होता है, देसी टच। हाँ, देसी टच। हमारे उसमें पिज्जा में देसी टच होता है, हमारे बच्चे बाहर का नहीं पसंद करते। बिल्कुल। अच्छा, आपके मसाला जात सब खुद ही आप बनाती हैं? कोई पैकेट के मसाले इस्तेमाल मैं जब करती संडे हैं? बाजार में लगाती थी, मैं ऑलरेडी वहाँ चाट भी होती थी। मेरी हर चटनी, मेरे हर चाट मसाला, हर कुछ मेरा अपना बनाया हुआ होता था। तो अपा आपने क्यों रोक दिया वहाँ डिफेंस की साइड वो पर? गिरा दिया गया वहाँ पे बंगले वगैरह डीएचए वालों ने। अच्छा, हाँ, वो तो जाहिर है उधर, लेकिन और कोई फिर आपने दोबारा रुख नहीं किया डीएचए की तरफ? डीएचए की तरफ वो बाजार बनाए। दरअसल लोगों में भी फर्क होता है, वो बड़े कोऑपरेटिव लोग थे, बहुत अच्छा, अच्छे बड़े लोग थे, cooperative बहुत लोग कम थे। लोग होते हैं जो आपके और साथ फिर वो होते फिर हैं। पैसों का भी होता है ना कि फिर वो बहुत ज्यादा बहुत पैसे income, मांग रहे थे, मैं इतना afford नहीं इन्वेस्टमेंट कर करनी सकती पड़ती। अभी आप क्या चाह रही हैं? हाँ। अभी मतलब मुस्तकबिल करीब की अगर बात करें तो आपके क्या प्लान्स हैं? आपने इसको बड़े स्केल पे लेके जी, जाना जी, है? बिल्कुल। आपने पूरा रेस्टोरेंट कायम करना है? मेरा क्या रेस्टोरेंट कायम करना है, बिल्कुल यही प्लानिंग तो मेरी यही है अल्हम्दुलिल्लाह से, इंशाल्लाह, जिसमें कि मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं उसमें। ये नहीं कि मैं अपने ही लिए करूं कुछ भी, वो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि मैं इकोनॉमिकल अच्छा खाना लोगों को बिल्कुल मिलता अच्छा रहे। खाना हो, कम से कम प्राइस में हाँ। अच्छा खाना हो, और अपना घर वालों की कितनी सपोर्ट थी आपको? घर वालों की family माशाल्लाह, जो- बच्चों की बहुत सपोर्ट है। बच्चों की तो support ऑब्वियस है। नजर भी आ रही है, लेकिन औरत के लिए ना अच्छा एक ना बड़ा इजी नहीं होता कि वो पूरा, वो भी सर हिला रही है, हालांकि छोटी सी है, लेकिन ऑब्वियसली एक औरत के लिए काम करना, लोग तो चाहते हैं कि वो घर में ही ना बैठी रहे और वहीं पर वो मर जाए। माफ मेरे कीजिएगा। शोहर थे, उन्होंने भी जी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस वक्त जब जिंदा थे वो, जब मैं नर्सिंग में थी बहुत सपोर्ट करते थे। उनकी डेथ के बाद फिर वो मुझे खुद ये सब कुछ करना पड़ा। अपने घर वालों ने सबने आपको बड़ा हाँ, साथ मेरे निभाया। घर में कोई नहीं। आप समझ ले, जब आपके शौहर खत्म हो जाता है ना, तो फिर समझ ले कोई नहीं होता आपका, फिर आपके बच्चे हैं तो फिर बस वही हैं। बाकी और कोई रिश्ते जो है ना वो बहुत पीछे चले जाते हैं, और वो फिर वो रिश्ते ऐसे होते भी नहीं हैं। देखिए आपके माशाल्लाह फरमा बरदार बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह। साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। आपके काम में भी साथ दे रहे हैं, इमोशनली भी आपको माशाल्लाह खुश रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत शुक्रिया गुलनाज साहिबा, आपने बहुत में शुक्रिया। किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके, अच्छा। आपसे आपका मुलाकात पिज्जा भी करके। मैं ऑर्डर करूंगी और डेफिनेटली इंशाल्लाह अभी में आपका इंशाल्लाह। नंबर है और डेफिनेटली ऑर्डर करूंगी, और आप लोग भी ऑर्डर कीजिएगा। इनका नंबर 0312281369 पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप आपके किचन में छोटा सा वक्त इजाजत दीजिए। शादी फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार भी राइट बैक जी। बहुत अच्छा लगा आपसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे एक बार फिर शाज़ेब और पाकिस्तान। माया के साथ होने का बहुत शुक्रिया। और अब जो है चांसेस, मैं आपसे एक सवाल करना है शाज़ेब, वो ये कि क्या पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस है? यार आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 मैच आज कज़ावी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और इस मैच में क्या होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौमी टीम को 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 की बरतरी हासिल है, और इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि इस सीरीज को यहां पर बराबर किया जाए ये मैच जीतकर, क्योंकि उसके बाद फैसला कन मैच हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान आज का मैच जीतकर ये कोशिश करेगा कि हम आज ही फैसला कर दें कि ये सीरीज हम जीत चुके हैं। मैंने सवाल अच्छा था ना, लेकिन जवाब नहीं दिया ना। सवाल अच्छा है, कोई बात जवाब अच्छा नहीं था, लेकिन। मैं अब जवाब लूंगी मिर्जा इकबाल बेग साहब से, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम माया, आप ठीक हैं? आपको और शाज़ेब दोनों को सुबह बखैर। सब बखैर भाई साहब। देखिए समय सवाल का जवाब नहीं दिया, अब आप आ गए हैं, शुक्र है। मुझे बताएं कि क्या ये अपने इस वक्त पाकिस्तान अपने नाम कराने के कितने ब्राइट चांसेस हैं T20 वर्ल्ड कप? देखें माया, पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है। गुज़िश्ता साल भी जब पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने मुत्तहिदा अरब अमारात गई तो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराएगा। जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, भारत को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, लेकिन
अब डिफरेंट सिनारियो है, अब पिचेस डिफरेंट होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी हम जो T20 मैचेस खेल रहे हैं वो अपनी सरजमीन पर खेल रहे हैं, जहां पर के ग्राउंड जो है बाउंड्री लाइन छोटी है, जहां पर पिचेस में इतना ज्यादा बाउंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बाउंसी हैं, तो अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है। आपको याद होगा कि 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ही मेलबर्न में वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये कि इम्कानात अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के इम्कानात 60% नजर आते हैं मुझे बज़ाहिर जो लगता है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आज के मैच की जो हम बात कर रहे हैं, अब उसमें ये जरूर सबसे पहले बताइएगा नसीम शाह की तबीयत के हवाले से कोई अपडेट सामने आई है? देखिए, नसीम शाह को पहले नमूनिया हुआ, फिर उसके बाद उन्हें कोविड हो गया, उन्हें हॉस्पिटल से होटल मुंतकिल किया गया। अब होटल से वो घर चले गए आराम करने के लिए, और तवक्को यही है कि 4 अक्टूबर को जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना होगी, एक ट्राई सीरीज है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप से पहले, फिर तवक्को यही की जा रही कि नसीम शाह टीम के साथ जाएंगे। अच्छा, अगर बेग साहब पूछे आज पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इन योर ओपिनियन? मेरे ख्याल में इनको बाज लोगों का बड़ा प्रेशर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने इस सीरीज के 5 मैचों में 315 रन बनाए हैं और 4 निस्फ सेंचुरियां हैं, लोग कह रहे हैं उनको आराम कराया जाए। लेकिन रिजवान ने अपने इंटरव्यू में कहा वो अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनको एक थ्रो लगी थी डेविड मलान की जब वो रन ले रहे थे उनकी कमर पर, जिसकी वजह से वो विकेट कीपिंग के लिए नहीं आए, और मोहम्मद हारिस ने विकेट कीपिंग की। एक तो ये कहा जा रहा है, दूसरे ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ जो कि मुसलसल 5 मैच खेल चुके हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं। नसीम शाह को भी हमने अपने शाहीन शाह अफरीदी को भी मुसलसल खिलाया, जिसकी वजह से वो अनफिट हो गए। तो एक ये ओपिनियन भी है कि थोड़ा सा आराम कराया जाए हारिस रऊफ को, और मोहम्मद हसनैन और या शाहनवाज दहानी को मौका मिले। अच्छा, शाहनवाज दहानी को मौका मिले। सर, अब ये जरूर बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले क्या ये मसला हल होता नजर आ रहा है, जो हमारा मिडिल ऑर्डर का एक मसला है, हमें इस सीरीज में भी खास तौर पर उसका सामना है? देखिए शाहजेब, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है कि अगर आप कोई तब्दीली करना चाहें वर्ल्ड कप के लिए टीम में तो आप तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे खुशदिल शाह हो, चाहे इफ्तिखार अहमद हो। मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा अच्छा। आसिफ अली आखिर में आके मार लेते हैं, एक चौका एक छक्का मार के वो आउट हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा लम्हे फिक्री है, कब तक हम पाकिस्तान की बैटिंग का दारो मदार इन्हिसार जो है बाबर आजम और रिजवान पर करते रहेंगे। शान मसूद आए गुड बैट्समैन, और शान मसूद को जो है अब मौका मिला है। उन्होंने दूसरे मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई, और आज उन्हें इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर ने काउंटी चैंपियनशिप के लिए अपना कप्तान भी मुकर्रर किया है शान मसूद को। तो शान मसूद की मौजूदगी, ये 2-3 प्लेयर्स हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वर्ल्ड कप से पहले तब्दील होता है। यानी आपको याद होगा शाहजेब, पिछले साल भी जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, टीम में 3 तब्दीलियां हुई, और फिर आखिरी लम्हे पर जब शोएब मकसूद अनफिट हो गए तो शोएब मलिक को टीम में शामिल किया गया था। मिर्जा साहब, आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा, आमिर जमाल की टीम में शमूलियत, और फिर हम देख रहे हैं पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस जो हमने देखी है, आपके ख्याल में ये परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ओवर रेट कर देते हैं प्लेयर को कि वाह वाह क्या फैसले कर लेते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी उसको खेलने दें। मियाँ वाली में वो पैदा हुआ, इस्लामाबाद में उसने क्रिकेट खेली, उसके वालिद का जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और 2018 से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है आमिर जमाल। अच्छा है, लेकिन अभी हम एकदम से नहीं कह सकते। उसने आखिरी ओवर जो किया उससे उसके टेम्परामेंट का पता चला, लेकिन जूं वो आगे खेलेगा शाहजेब, जब भी पता चलेगा। एक मैच की परफॉर्मेंस पर आप कह दें कि हमारे पास जो है वो ऑलराउंडर आ गया, तो ये ज्यादती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक साहब, इसका मतलब है कि आज हम जो मैच होने वाला है, अब देखते हैं कि ऑब्वियसली अब जो आने वाली जो सिचुएशन आगे है, शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक क्या इतलात हैं, साथ में आमिर जमाल की टीम में शमूलियत, और पहले मैच में परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, जरा मुख्तसरन बताइएगा प्लीज। जी देखिए, शाहीन शाह अफरीदी का रीहैब हो रहा है, और लंदन में है वो, और तवक्को यही है कि वो फिट हो जाएंगे। उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज तो शुरू कर दी है। दूसरे एक पॉइंट में जाते जाते बताता जाऊं कि इस सीरीज में शायकीन ने इतनी दिलचस्पी ली है माया, कि कराची में 1,26,550 तमाशाई आए 4 मैचों में,
और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 27,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है और लोग टिकटों के लिए सरगर्दा और परेशान हैरान फिर रहे, टिकट नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है कि तमाशाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बड़ी जबरदस्त सीरीज साबित हुई है, कामयाब। लेकिन एक चीज देखी गई है बेग साहब कि कराची में वो शोर और हंगामा नहीं था जो लाहौर के शायकीन ने दिया। तो यहाँ पर लाहौर जो है ना, शायकीन का अगर होना तो नंबर ले गई है ना। अच्छा खासा शोर तो था, लेकिन इस तरीके से आवाजें हुई थी ना जो गूंज रही थी लाहौर के स्टेडियम में, वो मैंने कराची से नहीं सुनी। माया, आप कराची के मैचेस देखने नहीं गई, मैं चारों मैचों में था और जो आवाजें कराची में लग रही थी, बाज खिलाड़ियों के बारे में पर्ची की भी आवाजें लग रही थी और जो जोश और खरोश था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी थे। मेरे ख्याल में आप मुकाबला करें तो अभी 2 मैच और होने दें, कराची सबकत ले जाएगा। चले ठीक है। और हमें बहुत सारी अच्छी बात है कि स्टेडियम में बहुत ज्यादा फैमिलीज भी नजर आई, जो कि बड़ा अच्छा एक लग रहा था कि इतनी ज्यादा फैमिलीज, मेरे घर के सारे बच्चे गए हुए थे। ट्रू, थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, उस पर आपने हमें अपडेट भी किया, बताया भी, लेकिन ये सारी सूरत हाल तो हो गई मैच की। मैच के बाद हमने कुछ जिक्र कर रहे हैं खासतौर पर उन अहम मसाइल का जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं मुल्क में, खासतौर पर बारिशों से और सैलाब की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सलाम मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर किरदार और भरपूर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा ने दुनिया भर से आए नुमाइंदों को जो है वो साथ में उनके स्क्रीनर पर जो है सैलाब से आई तबाही से मुताल्लिक बताया भी। और रुकन कांग्रेस शैला जैक्सन के साथ जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे रहनुमा यहाँ तशरीफ भी लाए थे। आपने खबरों में देखा भी होगा कि जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तान की कम्युनिटी के, चाहे वो बेल्स कम्युनिटी हो या वहाँ की कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान आए थे मदद लेकर। और उस मदद का क्या हुआ, सैलाबज़दा इलाकों में कैसे गए, कैसे दौरा किया, किस तरीके से कम्युनिटी ने जो है वो काम किया। उनकी कम्युनिटी के रहनुमा तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो तनवीर साहब सवाल ये होगा, पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही की हमने देख रहे हैं, शाहजेब भी कल होकर आए हैं। ये बताइएगा तमाम तर सूरत हाल आपने खुद भी जाके देखी, क्योंकि 7 समंदर पार आप लोगों को नहीं पता होता ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी किस तरह सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं? जी तनवीर साहब। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों ने जो डिसाइड किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी तंजीमें भी सामने आ रही हैं जो सामान इकट्ठा करके उनको सप्लाई कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो भी जा सकें। जैसा कि इधर एक डॉक्टर्स हैं आयशा खटक साहिबा, उन्होंने जो वुमेंस के लिए उनकी एक किट तैयार की है जिसमें उनके जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसमें वो असेंबल करके उन्होंने एक ट्रक लोड जो इंशाल्लाह ये अक्टूबर में एक रवाना हो रहा है। इसके अलावा कई और भी साहब हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। और तनवीर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान हमने ये भी देखा कि आपने ऐसे ट्रक्स चलाए जिन पर सैलाब मुतासरीन से मुतालिक तफसीलात की स्क्रीनिंग की गई थी। इससे क्या फ़ायदा पहुंचा, कितना फ़ायदा पहुंचा? कि मेरा सबसे पहले मकसद यही था कि हम जो है ना एक अपने सैलाब ज़दगान लोगों के साथ एक सॉलिडारिटी शो करें। दूसरा मेरा मकसद ये था कि हम दुनिया को एक मैसेज दें कि हम इकट्ठे हैं, हमारी पाक फ़ौज इकट्ठी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी हैं। तो एक मैसेज अच्छा ऐसा जाए ताकि जो भी वर्ल्ड के लीडर्स उधर आए हुए हैं उनको यही लगे कि इस वक्त जो इन्होंने अपने जो डिफरेंसेस है वो एक अलग करके इस वक्त पूरी की पूरी जो कौम है वो सैलाब ज़दगान के लिए एक ऐसी कोशिश कर रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को उसका जो फ़ायदा हो सके। साथ साथ ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आपके पास भी वक्त कम होगा और यहाँ बाहर पाकिस्तान में दिन है और वहाँ रात का वक्त है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अब मजीद जो इक़दामात हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मजीद रोड मैप क्या है और आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जी देखिए, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमें आउट ऑफ द बॉक्स करनी चाहिए, थोड़ी सी ना डिफरेंट सोच के साथ चलना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कुछ ऐसे इक़दामात करें कि छोटे छोटे विलेजेस जो हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू करें, जो स्कूल डैमेजेस हो चुके हैं उनको अडॉप्ट करें, जो हॉस्पिटल्स को डैमेज हुआ है उनको अडॉप्ट करके उनको रीबिल्ड करें, रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। मैंने कल रात भी मेरी बिलावल साहब से बात हो रही थी, उस वक्त शीला जैक्सन ली और कुछ और कांग्रेसमैन भी थे। मैंने उधर यही एक प्रपोज़ल दिया था कि हमें एक मॉडल जो है ना वो तैयार करना चाहिए
जिसका इस तरीके से हम प्लानिंग करें ताकि उसकी जो सीवरेज है वो भी अंडरग्राउंड हो। इस तरह की अगर चीज़ें करते हैं हम तो इसको एक बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, और एक अच्छा इम्प्रेशन भी हम वर्ल्ड लीडर्स को दे सकते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थॉट को लेके एक डिफरेंट चीज़ करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जब आप आए। रहनुमा पाकिस्तानी कम्युनिटी, अमेरिका में मुकीम जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान के मुतासरीन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए किस तरह काम कर रहे हैं, काविशों में आप लोग लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों को जो कबूल भी करे और अल्लाह ताला आने वाले जो वक्त है, जो हालात हैं और दिन है वो पाकिस्तान के लिए और बेहतर हो। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में आज छोटा सा वक्फा लेते हैं, शाहजेब फरमाए कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमने जिक्र किया बारिशों का और सैलाब का। बारिशों और सैलाब ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की थी, ख़ासतौर पर क्योंकि ज़राई मुल्क है हमारा और एग्रीकल्चर सेक्टर बेहद मुतासर हुआ है मुख्तलिफ सूबों में। सिंध में भी सैलाब से तबाही के आसार हमें नज़र आ रहे हैं, ताहाल नुमायाँ हैं और जानवर भी इस सूरत हाल में बिल्कुल महफूज नहीं रहे और बेहद हमारा लाइफ स्टॉक जो है मुतासर हुआ है। बिल्कुल सही बात है और तमाम सर लाइफ स्टॉक की शायद से बात कर रहे हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जो हालात हो रहे हैं और आने वाले दिन क्या चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं, इनसे बचाव मुमकिन कैसे होगा, सैलाब से मुतासर इलाकों में मवेशी को बचाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, क्या इकदाम उठाए जा भी रहे हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर करोस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? थैंक यू आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला। अब जो हालात है वाकई में हम इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ों से आगाह तो है, हम पता भी है हमें, लेकिन इस वक्त अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चले तो सिंध में सब क्या सूरत हाल? बहुत लाइफ स्टॉक के हवाले से हम देखें कि अगर ह्यूमन लेवल पे जितनी भी एफर्ट अपनी जगह पे, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सबको मैनेज कर पाएं। सही बात। और ये एक किस्म का अनप्रेसिडेंट एक एक्टिविटी थी जिसको किसी ने भी पहले अज्यूम नहीं किया था कि इस तरह के हो जाएंगे। और फिर अगर पता भी चल जाता तो शायद हम 15 दिन में या 20 दिन या 1 महीना भी काफ़ी नहीं था कि इतने सारे बड़े लाइव स्टॉक को आप लेके कहाँ जाएंगे। क्योंकि आप हमारे यहाँ जो एस्टिमेट्स हैं लाइव स्टॉक के, वो जो फूड एनिमल्स हैं जहाँ से दूध गोश्त आता है वो तकरीबन 47 से 50 मिलियन है। जितने ह्यूमन्स हैं उतने लाइव स्टॉक है। अब उसको महफूज मकामात पे कैसे मुंतकिल करेंगे और उसको चारा कहाँ से आएगा, वो सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी कि क्योंकि ये डिपार्टमेंट पहले ही एक्टिव था। हमने लंपी स्किन डिजीज़ को माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो सिर्फ सिंध वाहिद सूबा था जिनमें 2.5 महीनों के अंदर हमने कंट्रोल किया। अब भी बहुत ज़्यादा सूबों में सूरत हाल बहुत ख़राब है, खासतौर पर पंजाब में, KP में, और हमने अपनी वैक्सीन भी बना ली थी। उस दौरान हमारे कोई 700 के करीब जो टेक्निकल पैरा टेक्निकल स्टाफ था, जो डॉक्टर्स है, और उसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था 1100 के करीब हमने लोग लगाए थे। तो उस मुहिम को हमने जैसे ही ख़त्म किया जुलाई में, तो उसी के साथ हमने बाकी वैक्सीन को किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो जो बेहतर हुई है वो ये है कि डिजीज़ के आउटब्रेक्स या वबाई अमराद इतने नहीं आए जानवरों में जितना डैमेज जो है वो फ्लड की वजह से हुआ। अगर आदाद व शुमार को देखें तो हमारी जो अभी, क्योंकि काफ़ी ऐसी एरिया है जहाँ पे हम अभी भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और हमारा स्टाफ नहीं पहुँच पा रहा, तकरीबन 4,32,000 जानवर जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। 4,32,000 के करीब जानवर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इससे फिर हमारा लाइफस्टाइल सेक्टर कितना मुतासर हुआ है और इसके असरात जाहिर बात है फिर हमें शहरों में भी नजर आएंगे। हमारे जो एस्टीमेट्स हैं वो 37 अरब से ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हुआ है सेक्टर को। और शहरों के अंदर ग़िज़ाई किल्लत होगी अगर हमने टाइमली उसके ऊपर एक्ट नहीं किया। बात है, अगर हमने उसका सही बंदोबस्त नहीं किया। और क्योंकि कराची तो मिनी पाकिस्तान है और आप देखें सबसे पहला जो किसी भी चीज़ का इफेक्ट वो कराची में ज़ाहिर होता है। बिल्कुल सही है। और अब सबसे बड़ा जो इफेक्ट आ रहा है वो ये है कि दूध जो है वो बहुत महंगा हो रहा है। रीज़न उसका ये है कि जितना भी चारा था आपका सिंध के अंदर जितना पड़ा था वो डिस्ट्रॉय हो गया। जो खड़ा था फसल खड़ी थी चारे की फसलें, और जो स्टोर्ड था वो भी भीग गया या ख़त्म हो गया। क्योंकि आप काफ़ी एरिया में, मिसाल के तौर पे अगर
राइट बैंक पे आप जाएं, सही बात है, बिल्कुल तो सही खैरपुर नाथन शाह, मेहर और ये इलाके जो हैं अभी भी 8 फुट 9 फुट पानी बहुत है। पानी है, बिल्कुल। बहुत तो ये पानी। 12 फुट पानी में आपका चारा तो सेवन में अभी भी 8-8 फुट पानी, तो ये एरिया में भी बहुत बुरे हालात हैं। ये एरिया वो थी कक्कड़ से लेके जहाँ पे हमारा जो भूसा है वो स्टोर किया जाता था। फिर अबर दूसरा जो चारे का सबसे बड़ा सोर्स था वो हमारा सांगड़ वाला एरिया था, उधर पानी खड़ा है। फिर नौशरो फरोज, नवाब शाह, क्योंकि ये आबादी वाले यही इलाके थे, आबादी वाले यही इलाके थे जिनके पास वही मवेश इफेक्ट हुए। था, हाँ। तो उससे ये हुआ है कि चारा जो है वो पहुंच नहीं पा रहा जो मंडियों के ऊपर, कैटल मंडीज में अब, या फिर जो कैटल कॉलोनीज हैं जिस तरह लाडी वगैरह है, तो चारा बहुत ना पहुंचने की वजह से चारा महंगा भी मिल रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। पंजाब के ऊपर एनएसआर कितना करेंगे, उनकी अपनी रिसोर्सेज है, एक महदूद वसाइल के मुताबिक चल रहे थे, लिमिटेड है ना। एक चीज जो है वो हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना पानी निकालें, ताकि एक रोड ग्रास होता है जो 7 कट से ज्यादा देता है, वो कुछ एरियाज में अभी हम चाह रहे हैं कि इसको प्रमोट करें, जल्द से जल्द वो जो है ना इसकी रिप्लेसमेंट करें, वरना। और जो सबसे बड़ा जो इशू सिंध के अंदर हुआ है वो ये हुआ कि लोग जब अपनी जानें महफूज नहीं थी, लोग अपने बंदों पे या रेज्ड एरिया पे आ गए अपने, तो कुछ जानवरों को ले आए, तो उनके पास अपने खाने को नहीं था, तो चारा जानवरों को कहाँ से खिलाते। अब चारा नहीं था तो लोगों ने देखा कि यार मेरे सामने मेरी भैंस बकरी मर रही है, इससे अच्छा है कि इसको मैं बेच दूं और मैं अपने लिए भी कुछ बंदोबस्त कर लूं, और ये कम से कम मेरे सामने मर तो नहीं जाएगी। सही बात है। उससे कुछ जो है ना मफाद परस्त टोले आए, ठीक है, और उसमें से ज्यादातर वो सिंध से नहीं थे, बाहरी से, सिंध से, आउट ऑफ सिंध। जो लोग 4 लाख रुपए की भैंस ले आए थे उसको 50,000 औने पौने दामों उसको बेचनी पड़ी, मेरे सामने ही, हमारे सामने, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, ये मेरे आंखों को देखा हाल है। जिनका बकरा जो है वो ईद पे 75,000 80,000 पे बिक रहा था, और कुछ दाने वो वापस ले गया, तो अभी कोई 10,000 5,000 में बेच रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है वो मजबूर हैं, तो उनको खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है, दरकार ही नहीं है। जी बिल्कुल। किस तरह निकलेंगे डॉक्टर साहब इस तरह की जो इस वक्त जो हमारे हालात है, जो आप बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज, इससे हमें निकलने में कितना टाइम लग जाएगा अंदाजा? देखिए, अगर लॉसेस को पूरा करेंगे और कहीं से हेल्प नहीं आती तो हमें तो कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे उस पोजीशन में पहुंचने में। लेकिन अगर इंटरनेशनल जिस तरह जो है ना वो हमारी मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो केस लड़ रही हैं, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी बातें हुई हैं कि ये हमारा कसूर नहीं था, ये जो पानी, फ्लड और क्लाइमेट की वजह से हमारे हुआ है, ये अमल किसी और का था, नुकसान हमें भरना पड़ रहा है। तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना इसके ऊपर आए और पार्टिसिपेट करें। जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर चुका है, अब आप लोग क्या कोशिश करेंगे, क्या इकदाम फौरी तौर पर मुल्क के अंदर या खासतौर पर सिंध के अंदर उठाए जाएंगे ऐसे कि इस चीज को रिकवर किया जा सके? सबसे पहली बात यह है कि जो हम अभी कह रहे हैं कि मजीद नुकसान ना हो, उस वजह से तो ये है कि हमारे पास कोई 227 हमने मुख्तलिफ कैंप लगाए, जहाँ जहाँ पे इंसानों की कैंप है वहाँ पे जानवरों के इलाज मुआलजे की जगह है। सिंध हुकूमत ने जल्दी में अपनी रिसोर्स में ये किया कि जो हमारी साल वाली बजट होती है वो हर 3 माह में मिलती है, वो फ़ौरन हमें मुहैया कर दी कि आप इमीडिएटली जाएं और जो भी है मेडिसन इस तरह की वो लें। हमने मखसूस मेडिसन लेके उसको फर्दर नुकसान से बचा रहे हैं। दूसरा, सिंध हुकूमत ने अभी जो फैसला किया है कि कोई 15 दिन तक हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन जो है ना वो 1 मिलियन या 2 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड लाइव स्टॉक है उनको हम चारा दे पाएँ कि जो बंदों पे बैठे हैं मजबूरी की वजह से वो बेचे नहीं। एक तो हमारी लेवल पे ये हो रहा है, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर और फिर हमने अपने केसेस पे लिखे हैं कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान ये चाहिए कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी कच्चे वाली एरिया थी वहाँ पे लोगों के पास मुर्गियाँ होती हैं, अब वो मुर्गियाँ तो टोटल ख़त्म हो गई, यानी तकरीबन हमारी पॉपुलेशन थी 17 मिलियन के करीब जो थी वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग थी, और तो मिला के तो वो तो टोटल वेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि बरसात मुसलसल 2 महीने चली। सही बात है, बहुत मुर्गी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और नीचे पानी है तो दाना कहाँ से खाएगी, क्योंकि वहाँ कमर्शियल तो है नहीं। सही बात वो घरों में ऐसे चल फिर रही सही बात है, वो तबाह हो गई। उसके अलावा जो छोटा जानवर था खास तौर पर बकरी, वो पानी या तो पानी में डूब गई या पानी में बह गई या पानी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस वजह से तो अब हमने क्विकली क्या किया है, हमने क्विकली सिंध गवर्नमेंट को और फिर वर्ल्ड बैंक को भी हमने सबमिट किया है 2 महीनों के अंदर आप इमीडिएट रिहेबिलिटेशन करें, क्योंकि लोगों का जितना नुकसान हुआ है अब आपकी क्रॉप सेक्टर जो है ना वो 10 महीने तक आने को नहीं है। सही बात पता नहीं कि कब क्रॉप कब दोबारा होगी। बिल्कुल इमीडिएट मैंने प्लान ये दिया है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि हम ये करें कि एक भैंस जो है पानी को बर्दाश्त कर सकती है, दूध देने वाली भैंस बछड़े के साथ, ठीक है, जो फैमिली डिस्प्लेस है उनको दे दें,
ऑन एन एवरेज हमने उसका क्राइटेरिया रखा है कि 8 से 10 लीटर वो दूध देगी। बिल्कुल सही है। वो हम एक अगर एक खानदान को देते हैं तो उससे कम से कम 500 रुपया उसके जेब में आ जाएंगे, खाने पीने के लिए कुछ हो जाएगा और चारे के ये फर्दर दावा उठाना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। और ये जो हालात हैं इससे हमें निकलने की पूरी करनी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 10 से 15 साल तक इस तरह के हालात वापस नहीं हो सकते जिस तरह के सैलाब से पहले थे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ दांतों का जिक्र करते हैं। दांतों की सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है और वालिदैन बड़े परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेके कि उनके दांत ठीक रहें, और बच्चे इसलिए वालिदैन को परेशान करते हैं कि वो चॉकलेट्स खाना, बिस्किट्स खाना, और बिस्किट भी चॉकलेट वाले, और फिर उसके बाद टॉफीज और च्युइंगम्स और क्या कुछ नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे शाहजेब ने कहा कि दांतों की सेहत बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ख्याल करने के बावजूद लोगों के दांत अक्सर कमजोर होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, निशानात भी पड़ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हम तो ऐसा ना कोई चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना चालियां खाते हैं, फिर निशानात पड़ जाते हैं। लेकिन हर चीज के पीछे वजह होती है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे बच्चों के दांतों के हवाले से शाहजेब ने बात की, उनका भी दांतों का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी में मजीद बात करने के लिए आपको हम कराची से लाहौर स्टूडियोज लेके जा रहे हैं। चलिए लाहौर, हम लाहौर चलते हैं और हमें ज्वाइन किया डेंटिस्ट डॉक्टर अवैस आफरीदी साहब ने। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए जब बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स भी खाएं, दांतों का टॉफीज ख्याल भी खाएं, बड़े भी, सिर्फ दांतों का? हाँ, दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए? अच्छा, खुश है हमारे लाहौर स्टूडियोज में डॉक्टर साहब बहुत। अच्छा, ये है कि बच्चों के दांतों का ख्याल इसी तरीके से हमें रखना चाहिए कि उसके साफ़ रखने। साफ़ करने का तरीका क्या है? हम अक्सर साफ़ नहीं करते, यही सोचते हैं कि बच्चा है इसके दांत किस तरह साफ़ करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता और ब्रश नहीं कर सकता। तो इसका एक अपना तरीका है साफ़ करने का। उसका ये कि कोई साफ़ सा कपड़ा लेके और उसको गीला करें और उस पे जो उनके दांत जो है ना, उसकी वालदा या जो भी उसके सारे दांत उस कपड़े से साफ़ किया करें। एक तो ये मेन बात है। दूसरी ये है कि अक्सर हम बच्चे को वालिदैन फीडर देती है और पूरी रात उसके मुंह में पड़ा रहता है, जो बहुत नुकसानदेह है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। रात को जब उसने फीडर पी लिया बच्चे ने, तो फीडर हटा दें, ठीक है, और उसके दांत जिस तरह मैंने कहा कपड़ा गीला करके उसके सारे दांत साफ कर दे, तो उससे उसके दांत और भी महफूज हो जाएंगे। कपड़े से साफ करने का तरीका आप बता रहे हैं, ये बच्चे किस उम्र के बच्चों के लिए आप कह रहे हैं और ये किस तरीके से करना चाहिए? ये वो बच्चे जो खुद से ब्रश नहीं कर सकते, मतलब जिसके कुछ दांत मतलब निकले हुए 5 महीने के बाद 6 महीने बाद उसके तकरीबन बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप इस तरह कर सकते हैं जब वो बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, सीधी सी बात है, कपड़ा लेके पूरे दांतों पे उस पे लगा दे, इस तरह ये हो जाएगा साफ। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो मजाकिर में कह रही थी कि ये चीज किसी बड़े का भी मुंह पकड़ के हम कपड़े साफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस तरह अक्सर कहा जाता है कि सफेदी के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है, या लोग जो है वो सोडा जो होता है खाने वाला उसके लिए भी जो है सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये सही बात है, हमें कर लेना चाहिए इस्तेमाल? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि दोनों के अपने नुकसानात हैं। अब जब हम बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा वो यूज़ करते हैं, उसका क्या नुकसान हो सकता है? उसमें सबसे पहले ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने समझ ले होते हैं। वो जब हम दांत पे मुसलसल रगड़ते हैं तो दांत की 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है और हमारे दांत को उसका कलर भी सफ़ेद वही दे देता है। अगर वो हम मुसलसल करें तो वो लेयर जो है ना थोड़ी सी वीक हो जाती है और उसके बाद मरीज़ को फिर बंदे को ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, इतनी सफ़ेद करेगा भी नहीं बेकिंग सोडा कि आप कहेंगे कि बिल्कुल इसमें चेंज आ जाएगा। दूसरा, गम को भी इरिटेशन करता है। चारकोल भी जो है, जिसको कोयला और बेकिंग सोडा दोनों ये भी सरफेस, हाँ जी, सरफेस इससे रफ़ हो जाता है थोड़ा सा, फिर इस पर गाना वगैरह चीज़ें पे आसानी से जम जाती है। दूसरा, जब ये ऊपर सरफेस को कम कर लेगा। 2 बातें बताएं। जी 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 बिल्कुल, सरफेस आपके मुताबिक खराब हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे 2 बातें बताएं। एक तो ये कि आजकल मार्केट में बहुत सारी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, ये स्टेन रिमूवर है, ये वाइटनिंग टूथपेस्ट है, ये फला है, ये सोडा टूथपेस्ट है। ये तमाम जो टूथपेस्ट हैं, क्या इनका इस्तेमाल करना ठीक है? अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कभी भी आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेगुलर यूज़ ना करें।
क्योंकि वो एक दवाई होती है, उसका एक अपना काम होता है, अपना फंक्शन होता है। जब वो हो जाए तो उसके बाद उसको इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह ठंडे गर्म के लिए टूथपेस्ट आता है, तो आपको ठंडा गर्म लगता है तो इस्तेमाल करें, ठीक है। सबसे पहले तो बेहतर बात यह है कि आप डेंटिस्ट को चेक कराएं कि इसकी काज क्या है, ठंडे गर्म की अपनी वजूहात है, ठीक है। वो करने के बाद आपने फिर अगर उसके बाद आपने अपने रेगुलर टूथपेस्ट पे चेंज होना है। अब मसूड़ के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा मसूड़ के लिए खून रुकना और ये वो, हालांकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ आप जितनी भी इस्तेमाल करें, अगर उसकी काज आप रिमूव ना करें, जिसका ब्लीडिंग गम्स का काज होता है, उसके अंदर अगर कोई और बीमारी ना हो, गंद वगैरह जमा होता है, तो आप टूथपेस्ट यूज़ करें। आप तो सिर्फ उसको लोकली आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसकी काज रिमूव नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर बेस पे आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट कभी इस्तेमाल ना करें। जो नॉर्मल टूथपेस्ट मिलते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, और जो काज होता है उसके लिए आप डॉक्टर को चेक करा दें और उसको काज को बेहतर है कि रिमूव किया जाए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने कहा कि जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने एक रिसर्च देखी थी एक जगह पर, आप प्लीज़ बताइएगा कि अगर ये रिसर्च ठीक है कि नहीं। टूथपेस्ट के जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उसमें कुछ निशान अलग अलग रंगों के होते हैं, उससे निशानदही की जा सकती है कि आया ये मेडिकेटेड है या ये नॉन मेडिकेटेड है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखो, उस पर बिल्कुल होता है, वो मैंने भी मुख्तलिफ जगहों पे उसके देखा है। लेकिन मैं आपको आसान सी बात बताऊं कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट आपको किस तरह, अक्सर उस पर लिखा भी होता है, ठीक है, कि ये टूथपेस्ट इस मसले के लिए, ये इसके लिए। अब मैं आपको बताऊं ना, अब इनकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कि वो किस चीज़ से बना होता है। तो आजकल तो नेट का दौर है, आप उसको इंग्रेडिएंट्स देख ले, सीधा सर्च करें कि ये किस चीज़ के लिए होता है। बाकी जो लिखा होता है हर्बल टूथपेस्ट, फ्लोराइड, टोटल केयर, ये टूथपेस्ट जो है ना रेगुलर बेस पे आप किया करें। मसवाक वाले बेहतरीन टूथपेस्ट है, ये रेगुलर यूज़ पे किया करें, और इसके लिए बेहतरीन ज़्यादातर कोशिश करें कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ किया करें, क्योंकि अगर हम इस तरह भी फ्लोराइड वाले का बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम कोई आम इस तरह यूज़ करें जिसमें इतना होना है, तो फिर वो इतना फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि फ्लोराइड की ये वो है कि वो दांत से में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी मारता है, ठीक है। तो इसकी बहुत फ़वाद है। तो फ्लोराइड वाले डॉक्टर साहब, मिसवाक का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, थोड़ा सा ये बताइए। तो ऑब्वियसली मैं मसवाक को कभी भी बुरा नहीं कहता, मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ मसवाक बेहतरीन चीज़ है, किया करे। मतलब हमारा मेन टारगेट जो है ना वो दांत साफ़ करना है, ख्वाह वो हम मसवाक से करें, टूथब्रश से करें, जिससे भी करें। लेकिन फिर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि आप दिन में अगर मसवाक यूज़ करें तो रात को कम अज़ कम फिर सोने से पहले तो एक दफ़ा वो टूथपेस्ट वगैरह किया करे, तो उसका भी जो इसमें फ्लोराइड वगैरह वो फ़ायदा तो आपको मिलेगा, तो वो भी साथ करना चाहिए टूथपेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथपेस्ट होने चाहिए? बिकॉज उनके दांत जो है वो जाहिर है कम उम्री वाले कच्चे दांत, दूध के दांत होते हैं, बड़ों के जरा जाहिर है ज्यादा चोटें खाए हुए होते हैं। तो आपकी नज़र में दोनों बड़ों और बच्चों के लिए अलग होने चाहिए टूथपेस्ट? अलग होने भी चाहिए, अलग होते भी है, मार्केट में मिलते हैं। बच्चों के अलग टूथपेस्ट मिलते हैं और बड़ों के अलग मिलते हैं। बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उस पर टूथपेस्ट पे आप देखोगे ना, उस पर अक्सर लिखा भी होता है कि अगर थोड़ा बहुत निगल जाए, स्वालो करे, तो उसका कोई इतना वो नहीं होता। अक्सर कोई स्पेस पे चला जाए या उधर चला जाए तो उधर पे टूथपेस्ट वो किस तरह करेगा, तो अक्सर यही टूथपेस्ट उधर यूज़ होती है। अगर स्वालो भी करे तो उसको नुकसान नहीं होता। तो बच्चों के लिए फिर वो टूथपेस्ट आते हैं, तो वो फिर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं और बड़ा अच्छा सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे थे कि दांतों का ख्याल कैसे रखना है, लेकिन ख्याल हमें अपनी इंडस्ट्री का भी रखना है। इनके फिल्म्स आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, और पाकिस्तान के मज़ाहिया अदाकार सोहेल अहमद ने भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म अपनी जो है वो की है, और हम वो जरूर देखेंगे भी। उनके जो फिल्म का नाम है वो है बाबे भंगड़ा पांदे ने, और ये पंजाबी फिल्म का डेब्यू भी कर रहे हैं सोहेल अहमद साहब। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इसमें वो अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय फनकारों की मुश्तरका ये पंजाबी फिल्म है, और जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने इन अदाकारों के साथ गुफ्तगू भी की है। हाउ इंटरेस्टिंग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जाके आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे ने क्या बात की, अभी देखते हैं, आप ही देखिए। भाजी सबसे पहले तितवाना खुशमदीद दुबई के अंदर। सर साहब आपको भी वेलकम करते हैं हम दुबई के अंदर। और सबसे पहले दिलजीत पाजी आप बताइएगा, स्पेशली जो आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं, गुलकारी का मैदान हो, अदाकारी का मैदान हो, सोना बन जाती है, तो क्या वजह है, कौन सी ऐसी कृपा है, कौन सी ऐसी दुआ है आपके लिए? बस आप शुक्र ही कर सकते हैं इस चीज़ का। मतलब आप इसकी वजह ढूंढने जाएंगे तो फिर उसको खुद ख़राब करने वाली बात होगी। बस शुक्र ही कर सकते हैं, शुक्र है जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है।
सोहेल सर, आप पाकिस्तान में एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं, तो कैसा तजर्बा रहा स्पेशली जो है दिलजीत पाजी और इनके साथ काम करने का? ये यंग लेजेंड जो हैं, ये इनके साथ काम करना मेरे लिए फ़ख्र है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाबी मूवी बनी है, जिस तरह का सब ने मेहनत का मुजाहरा किया है, वो मेरे लिए पहले तो खुशी की बात थी और फिल्म करने के बाद फ़ख्र की बात है इनके साथ काम कर। तो आपसे भी यही सवाल है कि कैसा लगा स्पेशली सोहेल साहब के साथ काम करके, और जो मूवी की शूटिंग थी वो लंदन में थी और बाकी कनाडा के अंदर थी आई थिंक, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वो कैसा तजर्बा रहा सोहेल साहब के साथ, सरगन जी के साथ, इनके साथ? जी, शूटिंग फिल्म की जो है वो सारी कनाडा हुई है और मैं पहली बार सरगुन जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम एक्साइटेड थे, पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। और पहले हमने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन डेट्स हमारी कभी सेट नहीं हुई। इस फिल्म में चलो लकीली सेट होगी वो डेट्स। और सोहेल सर जी के साथ काम करना इज़ लाइक ब्लेसिंग, उनसे तो हम सीखने को मिलता है। आप सारा दिन उनके साथ रहते हो तो ये उनके साथ रहना ही बहुत बड़ी बात है, और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले तो ये मतलब खुशकिस्मती है ये हमारे लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम लकी हैं कि हम सोहेल सर जी के साथ काम कर। सरगन जी, आप बताइएगा स्पेशली जो इन्होंने जुगतें लगाई हैं पंजाबी में, वो कौन सी कोई ऐसी जुगत जो आपको याद हो? नहीं, बड़ी अच्छी एक्टिंग वाला माहौल रहा जुगत। इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ नहीं किया साडे नाल, मतलब हमारे साथ वहाँ पे सेट पे इन्होंने एक भी नहीं मारी। आप अभी मार सकते हैं। नहीं, मैं तो दे बारे फिल्म के बारे बार-बार कह रहे हैं जी कि इस फिल्म की स्टोरी स्टोरी ਦੀਆਂ सिचुएशनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਣਗੀਆਂ और वो मजबूत कॉमेडी होंदी है, ज़्यादा पावरफुल कॉमेडी है जिहड़ी वो सिचुएशन और स्क्रिप्ट के थ्रू होंदी है। वैसे अब्रप्टली हर आर्टिस्ट जिहड़ा है वो दिलजीत सर ने भी विच कोई ज़हनी अगर कोई अच्छी चीज़ आई है तो ऐड की है, मगर जदों तुसी रोल परफॉर्म कर रहे हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल तुहानू उस सिचुएशन दे विच को फील होवे कि इत्थे भी कह देना चाहिए तो बंदा कह सकता बहुत घट होंदा है। और जिस तरह का इहदा खूबसूरत स्क्रिप्ट सी, जिन्ना सिचुएशनस जिन्नियां खुद हसा रही सन, इहदे कोई एडी लोड़ ही नहीं पई। बेपनाह कॉमेडी है मगर सारी सिचुएशनल और स्टोरी नाल अटैच कॉमेडी। दिलजीत भाई, आप बताइएगा स्पेशली कि बाबे भंगड़ा पाते ने, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हो वो थोड़ा सा हमें बताएं। हम सर सोहेल सर बाबू के भंगड़े देख रहे हैं? नहीं, सोहेल सर को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म ही इनकी है। ऑब्वियसली आपने सही बोला, आपने जो नाम फिल्म का है उसी से जाहिर हो जाता है कि फिल्म क्या है। तो ये बाबियों और बीबियों की फिल्म है और हम लकी हैं, मैं और सरगुन जी, कि हम उनके साथ इस फिल्म में हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मैसेज आने वाले हमारा जो यूथ है और जो छोटे बच्चे हैं, जो फैमिली है, परिवार है, उनको एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिलेगा और बहुत ही एंटरटेनमेंट भरपूर एक फैमिली फिल्म मिलेगी। सरगन जी, आप बताइएगा स्पेशली जब आपके पास स्क्रिप्ट आया मूवी का तो उस वक्त आपको पता था कि सोहेल साहब, तो आपके क्या रिमार्क्स थे उस वक्त? क्या आपका जो है वो एक मतलब मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल एवर बी एबल टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद सोहेल जी। तो साडे लिए सच्ची बहुत वड्डी गल हो गई। दिलजीत चलो फिर भी आपां एक बारी ड्रीम किया, इत्थे ड्रीम करने की कोशिश ही नहीं की। तो मैंने तो सारा कुछ इकट्ठे मिल गया, वधिया स्क्रिप्ट भी मिल गई, आ भी मिल गए, दिलजीत जी भी मिल गए मेरे लिए। तो बहुत इट हैज़ बिन 100 मैनू चुके इन्होंने बुलाया जी, तो इन्हों की ग्रेट और नाइस हॉस्पिटैलिटी है कि मेरे वास्ते कह रहे हैं। बाकी मैं बिल्कुल तुहानू ये दिलों दस रहा कि मेरे वास्ते भी बड़ी फख्र की गल है, चूँकि सारी दुनिया इन्हां नाल प्यार कर रही है। ये मैं कल्ला नहीं कह रहा या मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं हैगी। इस वक्त जिहड़ा पंजाबी कल्चर और पंजाबी इंटरटेनमेंट है वो सरताज ने बैठे, इन्होंने इनू पूरी दुनिया के उत्ते वर्ल्ड वाइड इन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिता है। हुण तो गोरे भी ढोल ते नचण डे ने इन्हां दे गाणियां दे उत्ते और इन्हां दी परफॉर्मेंस वेख के हुण ते पूरी दुनिया ही लोग। सर, जिस तरह आपने कहा कि ये पंजाबी जो है कल्चर, पंजाबी सिनेमा जो है उसके सरताज हैं, तो क्या समझते हैं कि जो स्पेशली जिस तरह ये यूथ को लेके चल रहे हैं, यंग जनरेशन को लेके चल रहे हैं, तो आप माशाल्लाह खुद एक सीनियर हैं, लेकिन इनसे कुछ सीखा आपने या कुछ सीखने का? बहुत कुछ नहीं, सीरियसली ये बड़ी अच्छी बात है। देखो एक्टर जिहड़ा है ना जी, जिहड़ी एक्टिंग है ये तो तुसी बुढ़े वारे तक सीखते रहते हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਤਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। पहले वो रौले च कहिए, फिर वो सोच के कहिए, हैं बाबा मार दिए। वो उसी से फील होता है कि ये कितनी वेरिएशन वाले आर्टिस्ट हैं। तो सरगुन जी को भी जब देखा है गाना करते हुए तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, जब परफॉर्म करते हुए देखा है तो ये एक बड़ी मंजी हुई फनकारा, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट लग रही थी। सो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो ये बबांगे दोहल ज़रूर कहता हूँ कि मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, और फिर इन लोगों का तो बड़ा नाम है, ये तो पूरी दुनिया के स्टार हैं, तो आपको ये मौका मिलता है सीखने का कि ये किस अंदाज को अपना के, किस बिहेव को अडॉप्ट करके तो ये इस मंजिल तक पहुँचे हैं, ये पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी पावर होती है बंदे की, आर्टिस्ट की बड़ी पावर, बड़ा पावरफुल आर्टिस्ट। कुछ कहने लगे थे इस पे, और नहीं मैंने, लेकिन वो सोहेल साहब क्योंकि मैंने इनसे सवाल किया तो आप थोड़ा सा फील कर गए इसको। नहीं फील नहीं किया वो आप मतलब वो, क्योंकि हम सर सोहेल सर वो होता है कि आप फील नहीं किया, पहले तो भाई ये फील नहीं किया। एक सोहेल, हम सोहेल सर के फैन हैं, और इन जैसे होता है ना कि अगर आपने किसी से उड़ाड़ा सीखा हो उस चीज़ का, सही, और फिर आप टीचर को बोलो कि आपने क्या सीखा, तो उड़ाड़ा तो इनसे सीखा है, सही, तो उस पर सीखने की गुंजाइश बचती नहीं है। जिससे पूरी चीज़ बनती है, जिससे कोई एक वाक्य बनेगा, उसकी जो लिपि है वो तो हमने इनसे सीखी है, इनके काम से सीखी है। तो फिर तब मैं गुस्सा नहीं अपने फैंस आपके यहाँ यूएई के अंदर भी बहुत सारे फैंस हैं, उनके नाम मैं मुख्तसरन एक छोटा सा मैसेज आप दे दीजिए फिर से आप सोहेल साहब। सबको बहुत प्यार, कुछ हम बोलते हुए गलती कर गए हैं उसके लिए माफ़ी। और एक ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, फैमिली पूरी एंजॉय कर सकती है। और हम लकी हैं, हम सोहेल सर के साथ काम कर रहे हैं, मैं और सरगुन जी, और हमें ये मौका मिला है, हम ब्लेस्ड हैं। आप भी आएँ और एक बहुत ही प्यारी फैमिली एंटरटेनमेंट आपको फिल्म देखने को मिलेगी, और बहुत ही प्यारा मैसेज इस फिल्म में आपको मिलेगा। यही जी कि फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। आप लोगों ने हमेशा ही हमें बहुत बहुत प्यार दिया है, इस बार फिर बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। 5 अक्टूबर को आ रहे हैं बाबे पंगड़ा पहुँचे। सोहेल साहब आपसे ये सवाल मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आपका अपना एक कॉमेडी शो बड़ा सुपर डुपर हिट जा रहा है, तो उसमें आपने दावत दी है? हस्बे हाल में बिल्कुल, हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है। ये अभी जब भी इनको मौका मिलेगा पाकिस्तान आने का, चूँकि ये बहुत बिजी आदमी है, दिलजीत साहब ने तो मैं सोचना वा कि यार ये किधरे सोते पे भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये जितना बिजी मैंने इनको देखा है, 1.5 महीना मैं इनके साथ रहा हूँ, तो ये दोनों ही, सरगुन जी भी बहुत बिजी हैं, टीवी, अपना फिल्म प्रोडक्शन, ये वो, तो ज़रूर ये आएंगे। और मैं इनको दावत भी देता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि ज़रूर आप आएँ। जी डेफिनेट, बल्कि आपको भी मैं कहूँगा जब भी टाइम मिले हजामत ज़रूर करवा लें। यही चाहते थे आप।